मौका है। पैनल को और चर्चा की शुरुआत हम करेंगे डिप्टी सीएम अरुण साव जी से। बहुत स्वागत है सर आपका इमर्जिंग छत्तीसगढ़ के इस खास कार्यक्रम में। आपको, आपके सभी दर्शकों को राम राम, जय जोहार। इमर्जिंग छत्तीसगढ़ नाम और समय के अनुकूल बहुत सार्थक ये कार्यक्रम आपने ऑर्गेनाइज किया है। मैं जी की पूरी टीम को बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आपको नमस्कार। बहुत शुक्रिया सर। सबसे पहला सवाल हम उपलब्धियों को लेकर के बात करते हैं, क्योंकि उपलब्धियां ये बताती हैं कि आखिरकार सरकारें काम कैसे कर रही हैं, उनका रिपोर्ट कार्ड क्या है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी 11 साल हो चुके हैं कार्यकाल बतौर प्रधानमंत्री रहते हुए। उनकी उपलब्धियां आप उन्हें कैसे देखते हैं, और केंद्र में बीजेपी की सरकार होना ये छत्तीसगढ़ के लिहाज से कितना महत्वपूर्ण है, और उसने छत्तीसगढ़ को कितना इमर्जिंग छत्तीसगढ़ बनाया? जब हम प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के 11 साल के शासनकाल को देखेंगे तो हमें देखना पड़ेगा, एक नज़र डालनी पड़ेगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यभार ग्रहण करने से पहले देश के क्या हालात थे। 2014 का वो मंजर जब आए दिन घोटाले, भ्रष्टाचार, आतंकवाद, अलगाववाद, नक्सलवाद, पॉलिसी पैरालिसिस की स्थिति और देश में घोर निराशा का वातावरण, और ऐसे में एक उम्मीदों की किरण लेकर आए नरेंद्र मोदी जी, देश के प्रधानमंत्री बने। ये 11 वर्षों का सफर, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां पर आपको परिवर्तन ना दिखे। इन 11 वर्षों में देश की दशा और दिशा बदली है। कैसे सरकारों का विजन होना चाहिए, सरकारी योजनाओं का एग्जीक्यूशन कैसे होता है, कैसे सरकार की नीतियां बनती है, और कैसे एक एक व्यक्ति को एड्रेस किया जाता है सरकार की योजनाओं के माध्यम से, ये नरेंद्र मोदी जी का ये 11 साल का कार्यकाल बताता है। एक एक योजनाओं पर आप विचार करें। हर घर में शौचालय निर्माण से लेकर हर घर में शुद्ध पेयजल पहुंचाने की योजना, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि क्यों ये योजनाएं पहले क्यों नहीं बनाई गई। क्या पहले इन चीजों की आवश्यकता नहीं थी? मुफ्त में रसोई गैस कनेक्शन देने की योजना, प्रधानमंत्री आवास की योजना, यानी इतनी सारी योजनाएं। आज जब उन योजनाओं को देखोगे तो लगता है कि कैसी दूरदर्शी सरकार है। हर एक वर्ग को एड्रेस करके योजना बना के काम हो रहा है, और उसका नतीजा ये हुआ कि आज 27 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। आज 4 करोड़ लोगों को अपना खुद का पक्का मकान बना है। मैं आपकी कितनी उपलब्धियां गिनाऊं? कुल मिलाकर ये कहूं, 11 सालों में देश की दशा और दिशा बदली है। हमारा देश चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बनी है दुनिया की। आज दुनिया में भारत का मान सम्मान और गौरव बढ़ा है। आज दुनिया भारत के साथ मिलकर चलने को तैयार है, और ये दूरदर्शी नेतृत्व, ये निर्णायक निर्णय लेने वाली नेतृत्व, मजबूत निर्णय करने वाली सरकार है, और उस दौर को भी भुलाया नहीं जा सकता। कोरोना की महामारी की दौर, ये नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व का परिणाम था कि कोरोना की महामारी से हमारा देश मजबूती से बाहर निकला। आज भी अनेक जो विकसित राष्ट्र हैं वो कोरोना के आर्थिक मार से बाहर नहीं आ पाए हैं, लेकिन हमारे देश की सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था को बनाए रखा, और आज दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था भारत की है। भारत आत्मनिर्भर बनने की दिशा में है। आयातक देश से अब हम निर्यातक बनने की ओर हैं। तो ये
एक लाइन में कहूं तो इन 11 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश की दशा और दिशा सही रूप में बदली है। 1/4 कार्यकाल तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार का छत्तीसगढ़ में भी जा चुका है। ऐसे में जो हमने देखा कि 1 साल में लगातार जो कई वादे थे बड़े बड़े, जिसमें लोगों को सीधे लाभ पहुंचाने वाले, वो सीधे दिख रहे हैं। किसानों को बेहतर दाम, महिलाओं के खातों में पैसे, अलग अलग योजनाएं, केंद्र से लगातार सहयोग। इसके अलावा और आप क्या बताना चाहेंगे कि अभी तक की उपलब्धि और आगे की योजना छत्तीसगढ़ के लिए? देखिए, आपको इस बात के बारे में विचार करना पड़ेगा कि हम अपने छत्तीसगढ़ का रजत जयंती वर्ष मना रहे हैं। 25वां साल हमारे छत्तीसगढ़ को गठित हुए हुआ है और आज जो छत्तीसगढ़ का जो स्वरूप दिखता है, आज छत्तीसगढ़ जो सपने देख रहा है, जिस ऊंचाई, जिस उड़ान के लिए तैयार हो रहा है, ये नींव किसी ने रखी तो दूरदृष्टा भारत रत्न, कवि, पत्रकार मन, तत्कालीन प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। अटल जी की जो कल्पना थी कि छत्तीसगढ़ में वो ताकत है, वो क्षमता है कि देश का अग्रणी राज्य बन सकता है, पर छत्तीसगढ़ की उपेक्षा के कारण छत्तीसगढ़ के लोग, ये अमीर धरती के गरीब लोग थे। क्या था छत्तीसगढ़ के पास 2000 में छत्तीसगढ़ अलग बनने से पहले? क्या मिला था छत्तीसगढ़ को? गरीबी, अशिक्षा, बीमारी, भुखमरी, विकास से महरूम। लेकिन आज जब छत्तीसगढ़ की दशा और दिशा बदली है तो उसकी नींव रखने वाले कोई और नहीं, भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं। और जब 25वें वर्ष में हम आए हैं तो एक विजन के साथ आए हैं, एक विकसित छत्तीसगढ़ निर्माण के संकल्प को हम पूरा करने की दिशा में मजबूती से काम कर रहे हैं। मैं आपकी चर्चा सुन रहा था हमारे वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी के साथ। हर एक सेक्टर पर नजर रख के हम काम कर रहे हैं। जनता को सुविधाएं कैसे मिले, छत्तीसगढ़ के आम लोगों के जीवन में परिवर्तन कैसे आए, छत्तीसगढ़ कैसे देश का अग्रणी राज्य बने, ये एक एक पहलू पर विचार करके हम काम कर रहे हैं। औद्योगिक नीति अब तक भी बनती रही है, लेकिन इस बार हमने क्या किया? पर्यटन को उद्योग का दर्जा देने का काम किया। और न केवल दर्जा दिया है, और क्या नई बात की हमने अपने नई औद्योगिक नीति में? पहले उद्योगों को अनुदान जो मिलता था वो उनके इन्वेस्टमेंट की राशि के आधार पर मिलता था। हमने क्या कर दिया उसको? अब जो इतने लोगों को एम्प्लॉयमेंट देंगे उसके आधार पर किया है। मतलब सीधे सीधे एम्प्लॉयमेंट से अपने औद्योगिक नीति को जोड़ा है। ऐसे अनेक प्रकार से हम छत्तीसगढ़ को नई सोच के साथ, नए कलेवर के साथ विकसित छत्तीसगढ़ बनाने के लिए काम कर रहे हैं। सड़कों के क्षेत्र में हो, हमारे शहर स्वच्छ बने, सुंदर बने, सुविधापूर्ण बने, इसके लिए नई नई योजनाएं, नए नए तरीके अपनाकर हम काम कर रहे हैं। सड़कों का तेज गति से विस्तार हो। खनिज प्रधान राज्य है हमारा और इसलिए आवागमन की अच्छी सुविधा छत्तीसगढ़ के विकास के लिए आवश्यक है। उस दिशा में हम लगातार काम कर रहे हैं। और आज छत्तीसगढ़ जिस तरह से आर्थिक रूप से मजबूत होते चला है, आर्थिक रूप से सुव्यवस्थित रूप से ढांचा बनाकर हम काम कर रहे हैं। वास्तव में हमारे सामने 2-3 चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों को हम एड्रेस करने का काम कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के सामने सबसे बड़ी चुनौती नक्सलवाद की समस्या थी। उस पर मैंने देखा कि आपने बहुत विस्तार से चर्चा की है। नक्सलवाद हमारे सामने एक बड़ी चुनौती है। हमारी सरकार ने ही सरगुजा को नक्सल मुक्त किया
और हम ही बस्तर को नक्सल मुक्त करने वाले हैं, ये स्पष्ट रूप से दिख रहा है। दूसरी बड़ी चुनौती है, हमारी जनसंख्या पूरी तरह से कृषि पर आधारित है और इसलिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट छत्तीसगढ़ में आए, फॉरेस्ट इन्वेस्टमेंट नहीं के बराबर है। 0.4% फॉरेस्ट इन्वेस्टमेंट है हमारा छत्तीसगढ़ में। जब तक निवेश नहीं आएगा तब तक हम राज्य को विकास की दिशा में नहीं ले पाएंगे और इसलिए नई औद्योगिक नीति उस तरीके से बनाई है। निवेश के लिए लगातार हम काम कर रहे हैं। एक अलग से अधिकारी हमने नियुक्त किया है और निवेश को भी रोजगार से जोड़ा है। और तीसरी बात जो बड़ी चुनौती हमारे सामने थी कि शिक्षा के स्तर को ऊंचा लेकर जाना। हमारे प्रदेश की क्या हालत है शिक्षा की आज के डेट में, देश में कहाँ पर हम खड़े हैं, और इसलिए हमारी शिक्षा का स्तर ऊंचा हो, इस दिशा पर तेज गति से हमने काम प्रारंभ किया है। तो मुझे लगता है कि एक अनुभवी नेता के नेतृत्व में विष्णुदेव साय जी पंच से लेकर राजनीति करते चले आ रहे हैं। ऐसा अनुभवी नेता दुर्लभ ही होते हैं। पंच से लेकर आज मुखिया हैं हमारे प्रदेश के, उनके सक्षम नेतृत्व में छत्तीसगढ़ तेज गति से विकसित छत्तीसगढ़ बनने जा रहा है। और ये रजत जयंती वर्ष, इस वर्ष को हमने अटल निर्माण वर्ष कहा है। अटल जी की जन्म शताब्दी हम मना रहे हैं, जो छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माता हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी। तो निश्चित रूप से आज छत्तीसगढ़ नए उत्साह के साथ, नए ऊर्जा के साथ आगे बढ़ रहा है। आपने बहुत खास बातों का जिक्र किया है, चाहे नक्सलवाद हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे इन्वेस्टमेंट हो। शिक्षा को लेकर के क्योंकि जो पहल है, जो सोच है सरकार की, वो बहुत अलग है और ख़ास है, लेकिन उसको समझ पाना इस वक्त में युक्तियुक्तकरण की अगर हम बात करते हैं, कई शिक्षक इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि इसके पीछे का उद्देश्य क्या है। वो उद्देश्य बच्चों के भविष्य को बेहतर बनाना है, शिक्षा के रिसोर्सेज को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है, लेकिन जो गलत फहमियां हैं उनके मन में या पॉलिटिक्स का जो शिकार ये पूरा मुद्दा बना है, उसे कैसे दूर करना चाहेंगे? देखिए, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा और आपके माध्यम से न केवल अपने शिक्षक समुदाय को, पूरे प्रदेशवासियों से कहूँगा, क्या गांव में रहने वाले बच्चों को शिक्षा का अधिकार नहीं है? तो गांव में शिक्षक होने चाहिए। एक एक स्कूल में जब अभी आंकड़े हम निकाले तो एक स्कूल में 30 शिक्षक हैं और बड़ी संख्या में स्कूल ऐसे हैं जो शिक्षक विहीन हो गए हैं या एकल शिक्षक ही हैं। अब जहां पर एक शिक्षक होगा स्कूल में, उन बच्चों के साथ अन्याय होगा कि नहीं होगा? और किसी स्कूल में 30 शिक्षक हैं, कैसे पढ़ाएंगे वो? इसी को ठीक करने के लिए ये युक्तियुक्तकरण हमने बनाई है। उसके नियम को समझें, उसकी प्रक्रिया को समझें। सरकार की नीयत साफ है। मैं देख रहा हूं कि अलग अलग प्रकार के भ्रम फैलाने की कोशिश हो रही है कि नौकरी चली जाएगी, स्कूल बंद हो जाएंगे। कैसे किसी की नौकरी जाएगी? हम तो जहां पर शिक्षक विहीन है वहां शिक्षक देना चाहते हैं, एकल शिक्षक ही है वहां पर भी शिक्षक देना चाहते हैं, और जहां विद्यार्थी ही नहीं है, स्कूल खुला हुआ है, बगल में नजदीक में कोई स्कूल है तो वहां मर्ज कर देंगे तो अच्छी शिक्षा मिलने लगेगी। ऐसे ये शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने की सरकार की नीयत है। हम क्यों किसी का नुकसान पहुंचाएंगे? ये विष्णु का सुशासन है। किसी को नुकसान पहुंचाने वाली सरकार नहीं है, किसी वर्ग को नुकसान पहुंचाने वाले नहीं है। प्रदेश के हित में ये निर्णय है, शिक्षा के हित में निर्णय है और विद्यार्थियों के हित में निर्णय है, और बल्कि शिक्षकों के हित में भी निर्णय है। उन्हें पढ़ाने का अवसर मिलेगा, उन्हें अपनी योग्यता क्षमता दिखाने का अवसर मिलेगा, उनके ज्ञान का लाभ हमारे बच्चों को मिलेगा। इसलिए ये
युक्तियुक्तकरण लेकर आए हैं और निश्चित रूप से सब लोग किसी को मन में भ्रम होगा तो हम दूर भी कर रहे हैं, समझा भी रहे हैं, पर ये प्रदेश के हित में बड़ा निर्णय है और वाकई बड़ा निर्णय है, क्योंकि जो काम है शिक्षक का, शिक्षा देना, वो काम तो उनको प्राथमिकता से करना चाहिए। और इस बीच इसी से जुड़ा मैं ये आपसे सवाल करना चाहती हूँ, चूँकि आपने कहा कि हम युक्तियुक्तकरण कर रहे हैं। अभी मैंने पढ़ा कि एक आदेश भी आया है कि आप जितने भी अटैचमेंट है या डेपुटेशन है उसको लेकर के भी जानकारी मांगी गई है। तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा हमने देखा कि शिक्षक ही अटैच है कहीं कहीं। तो ये बड़ी विडंबना हो जाती है कि कोई अटैच होना या डेपुटेशन होना, इस पे कितना विचार कर रहे हैं, क्योंकि इससे भी बहुत बड़ी कमी दूर होगी। हाँ, निश्चित रूप से न केवल शिक्षक अलग अलग कार्यालयों में अटैच हैं, अन्य जो लोग भी हैं वह भी इधर उधर अटैच होकर काम करते हैं। वास्तविकता ये है, जिनका जो काम है, जिनकी नियुक्ति जिस पर्पस के लिए हुई है, उन्हें वही काम करना चाहिए। पर सरकार कई बार अपनी आवश्यकताओं के लिए इस तरह से काम करती है, पर शिक्षकों को तो सामान्यतया शिक्षा के लिए ही काम करना चाहिए, सरकार की योजनाओं के लिए काम करना चाहिए। और वास्तव में देश में छात्र शिक्षक औसत में हमारा छत्तीसगढ़ बहुत आगे है। राष्ट्रीय औसत से भी ज़्यादा शिक्षक है हमारे पास, पर शिक्षा का स्तर उतना ही नीचे है। ये हम सब को विचार करने का विषय है और इसलिए ये विषय आने से पहले मैंने चुनौतियों में शिक्षा को भी, एक शिक्षा के स्तर को भी ये विषय इसलिए बनाया कि वास्तव में जब छत्तीसगढ़ में होनहार प्रतिभाशाली बच्चों की कमी नहीं है, जो अभावों में भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, अभी ओपी चौधरी जी गए हैं, सुदूर गांव के सामान्य किसान परिवार के बेटे हैं, आईएएस में सेलेक्ट हुए, अपनी प्रतिभा के बल पर देखा आपने दंतेवाड़ा में कैसे काम किया। तो छत्तीसगढ़ में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, मैं बहुत लंबे नाम गिना सकता हूं, पर उनको अवसर मिले इसलिए ये सब हम कर रहे हैं। एक चुनौती है नक्सलवाद, लेकिन कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि जैसे जैसे 2026 मार्च 31 नज़दीक आएगा वैसे वैसे वो समाप्त हो जाएगा। लेकिन अभी उसको लेकर के चर्चा है, क्योंकि कई बड़े ऑपरेशंस चलाए गए हैं, कई नक्सलियों का खात्मा हुआ है। बसव राजू की बात करते हैं, उसका खात्मा हुआ, ढेर किया गया। जो कोंटा में हुआ वो सबको परेशान करता है, चिंतित करता है बहुत। जिस तरह से अभी ओपी चौधरी जी ने कहा कि मैं बहुत नज़दीक से जानता था, तो मेरे लिए बहुत पर्सनल मैटर हो जाता है। हम जवानों की जब बात करते हैं, क्योंकि उनकी सुरक्षा भी बहुत बड़ा मुद्दा होना चाहिए, तो उनकी प्रोटेक्शन के लिए क्या कदम होने चाहिए, ताकि जिस तरह से एक जगह को वो समझने गए हैं कि वहाँ पर ऐसी स्थिति क्यों बनी, वहाँ पर उसका वो शिकार हो जाए, तो उस लिहाज से उस दिशा की ओर क्या कदम रहेंगे? देखिए, पिछले 1.5 सालों में न केवल हमारे सुरक्षा बल के जवान, छत्तीसगढ़ पुलिस के अधिकारी कर्मचारी, वरन आम जन, इनकी हताहत बहुत कम हुई है। कोंटा में हमारे एडिशनल एसपी आकाश राव गिरिपुंजे जी का जो शहादत हुआ है, बहुत दुखद घटना है और एक होनहार ऑफिसर हमने खोया है। ये नक्सलियों का कायराना हरकत था। अब नक्सलवाद अंतिम सांसें ले रहा है। अपनी हताशा में, निराशा में इस तरह की उन्होंने कार्यवाही की है, लेकिन इसका बड़ा खामियाजा नक्सलियों को भोगना पड़ेगा। आकाश गिरिपुंजे जी का शहादत किसी भी कीमत पर जाया नहीं जाएगी और जिस काबिल ऑफिसर को हमने खोया है, मन बहुत दुखी हुआ कल ये समाचार सुनकर और मैं उन्हें नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। उनके शहादत को कभी छत्तीसगढ़ भूलेगा नहीं। और बस्तर जिसने करीब करीब 4 बात कही, हाँ। तो उसी से मैं जोड़ के मेरा उत्तर है कि इस बीच 1.5 सालों में जवानों का नुकसान, आम जन का नुकसान बहुत कम संख्या में हुआ है। एक भी होना बड़ी बात है,
लेकिन जितनी सावधानी, जितनी सुरक्षा, ये सब सरकार और हमारे सुरक्षा बल के लोग कर रहे हैं और इसलिए कम से कम नुकसान हमको हुआ है। पर एक भी नुकसान होना बड़ी बात है और हमारा एक काबिल ऑफिसर हमने कल खोया है, तो निश्चित रूप से ये हमारे लिए अपूर्णीय क्षति है, बहुत दर्दनाक है, बहुत दुखद है। पर हमारी सरकार और हमारे सुरक्षा बल, हमारी पुलिस पूरी तरह से सजग है एक एक जवान के जान को सुरक्षित रखने के लिए। और ड्यूटी पर जो जवान जाते हैं वो जान हाथ में लेके जाते हैं। और हमने ये 40 साल, करीब करीब 40 साल बस्तर में नक्सलवाद को दंश झेलते हुए हो गया। ये ऐसा पहली बार है कि जवानों को तिरंगा लहराते पहाड़ों में, जश्न मनाते, शहरों में स्वागत करते हमने देखा है। मुख्य धारा से बस्तर जुड़े, यही सबकी कामना है, उसके विकास के लिए आपके अपने पैमाने हैं, अपनी योजनाएं हैं, उस पर भविष्य में ज़रूर बात होगी। लेकिन जब आपने चुनौतियों की बात की, ये काबिले तारीफ़ है कि आप सहर्ष चुनौती स्वीकार करते हैं, कमियों की बात करते हैं, क्योंकि कमियां जब आती है सामने तभी सुधारा जा सकता है। तो ऐसे में जो गांव-गांव तक पानी पहुंचाने की बात है, नल से जल पहुंचाने की, आज भी कई महिलाएं, क्योंकि आमतौर पर महिलाओं पे ही पानी ढोने की जिम्मेदारी आती है, घर में शौचालय तो बन गए हैं लेकिन शौचालय में पानी नहीं आने के लिए नल नहीं है वहाँ पे। तो ये कई जगहों पे है ऐसी विसंगतियाँ। आपका विभाग है, कितनी तेजी ला रहे हैं आप? छत्तीसगढ़ में जल जीवन मिशन में 50 लाख परिवारों में नल से जल पहुंचाने का योजना बना और छत्तीसगढ़ में दुर्भाग्य से ये योजना 3 साल बाद प्रारंभ हुई। क्या क्या हुआ आज इस मंच पे बोलना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, पर 3 साल बाद ये योजना चालू हो पाई और हमारी सरकार बनने के बाद हमने इस योजना के काम को आगे बढ़ाना प्रारंभ किया है और आज 29,000 योजनाएं हैं, मतलब 29,000 योजनाएं 20,000 लगभग गांवों के लिए। 5,000 योजनाओं को हम पूरा कर पाए हैं। योजना को भारत सरकार ने 2028 तक के लिए बढ़ाया है। आने वाले समय में जो भी कमियां हैं उनको दूर करते हुए बहुत महत्वाकांक्षी योजना है। कितने दूरदृष्टा है हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी। आज़ादी के बाद किसी ने सपने में नहीं सोचा कि गरीब के घर में भी शुद्ध पेयजल, झोपड़ी में शुद्ध पेयजल नल से पहुँचे। वो मोदी जी ने ये प्रारंभ किया। मोदी जी के सपनों के अनुरूप हम आने वाले समय में जल जीवन मिशन को पूरी तरह से एग्जीक्यूट करेंगे। आज 5,000 लगभग योजनाएं हमारी पूरी हो गई है, जहां 100% घरों में नल से पानी जा रहा है। जो बचे लगभग 24,000 हैं, वो आने वाले समय में उन घरों तक नल से जल पहुंचाएंगे। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल आपसे है, स्मार्ट सिटी योजना अब तो बंद है, स्मार्ट सिटी योजना, लेकिन इसका एक बड़ा समय उस वक्त गुजरा जब हमने देखा कि करोड़ों करोड़ों के डिवाइडर बन रहे थे। हमने देखा कि ऐसे कई स्मार्ट सिटी से काम हुए हैं। आगे मेंटेनेंस के लिए कैसे करेंगे आप, ये मैं समझना चाहती हूँ। और एक और, क्योंकि हमने देखा है आपको सड़कों पर बैठकर जांच करते हुए, काम करते हुए, निर्माण एजेंसियां या निर्माण कामों में कितनी कसावट हो, इस पर कितनी पैनी नजर है? देखिए, लगातार 2-3 चुनौतियां निर्माण के कामों में होती है। पहला तो बहुत विलंब से होता है काम, फिर वो उसका रिवीजन होता है, एक्सकलेशन होता है, टाइम का एक्सटेंशन होता है और लगातार लागत बढ़ती है। और इसलिए हम लगातार ये सुनिश्चित करने का काम कर रहे हैं कि समय पर काम हो, गुणवत्ता से कोई समझौता ना हो। इसकी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जहाँ पर भी कमी आ रही है, जहाँ पर भी शिकायत मिल रही है, तुरंत कार्रवाई कर रहे हैं। और हमने विभाग में धीरे धीरे करके टाइम का एक्सटेंशन बंद कर दिया है। कोई समय पे एक्सटेंशन नहीं मिलेगा अल्टिल एंड अनलेस कोई बहुत जो बियॉन्ड कंट्रोल रीजन है। रूटीन में टाइम एक्सटेंशन नहीं मिलेगा, ये तय कर दिया है। और इसलिए
समयबद्ध तरीके से काम हो, गुणवत्ता युक्त काम हो, इसके लिए लगातार हम काम कर रहे हैं और अनेक अधिकारियों पर हमने कार्यवाही की है, निमित्ता पाई, गड़बड़ी पाई तो, और ये सुनिश्चित करने के लिए देखिए गुणवत्ताहीन काम कब होता है, जब समय पर काम नहीं होता है। समय पर काम नहीं होता है तो लागत बढ़ती है, लागत बढ़ती है तो वो उसकी दुर्दशा हो जाती है योजना की, और इसलिए अब उसको ठीक करने का लगातार प्रयास हम कर रहे हैं। बिल्कुल, और उम्मीद है कि ये और बेहतरी के साथ सारी योजनाएं ज़मीन पर आए, क्योंकि सारी जितनी योजनाएं हैं आपकी वो सीधे जनता को लाभ पहुंचाती है। बहुत शुक्रिया आपका अरुण साव जी हमसे बातचीत करने के लिए। ओवर टू यू कीर्ति। और मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि अरुण साहब जी आप कृपया मंच पर बने रहें, और जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के एडिटर मोहित सिन्हा जी को मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी ताकि हम उन तमाम लोगों को सम्मानित कर सके जो इमर्जिंग छत्तीसगढ़ की दिशा में काम कर रहे हैं, उनका योगदान कैसे रहा है। और सबसे पहले मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी श्री पंकज कुमार जी को, जो कि यूनिट हेड हैं श्री सीमेंट लिमिटेड के। जोरदार तालियां होनी चाहिए पंकज कुमार जी के लिए। और पंकज कुमार जी जो कि श्री सीमेंट लिमिटेड के यूनिट हेड हैं, वो बेहद महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं समाज के लिए भी, संस्कृति के लिए भी, और साथ ही उद्योगों की बात करते हैं तो उद्योग के हिसाब से भी बेहतरीन काम कर रहे हैं पंकज कुमार जी। मैं अगले मेहमान को मंच पर बुलाना चाहूंगी श्री प्रमोद द्विवेदी जी को, जो कि स्टेट हेड कॉर्पोरेट अफेयर्स श्री सीमेंट लिमिटेड के हैं। जोरदार तालियां होनी चाहिए श्री प्रमोद द्विवेदी जी के लिए। ये स्टेट हेड हैं कॉर्पोरेट अफेयर्स श्री सीमेंट लिमिटेड के। तो ये तमाम वो खास लोग हैं जो छत्तीसगढ़ को एक नए मुकाम, एक नई ऊंचाई पर ले जाने का काम करते हैं। अगले मेहमान को मैं बुलाना चाहूंगी प्रोफेसर केपी यादव जी को, जो कि वाइस चांसलर हैं मैथ्स यूनिवर्सिटी रायपुर छत्तीसगढ़ के। जोरदार तालियां होनी चाहिए प्रोफेसर केपी यादव जी से। और इनसे भी हमने ये जाना था कि आखिरकार मैथ्स यूनिवर्सिटी कैसे कार्य करती है, किस तरह की शिक्षा प्रदान करती है। अगले मेहमान को भी मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी श्री अनिल पाठक जी को, जो कि प्लांट एचआर हेड हैं श्री सीमेंट लिमिटेड के। जोरदार तालियां होनी चाहिए अनिल पाठक जी के लिए भी, क्योंकि ये वो लोग हैं जो लगातार योगदान दे रहे हैं छत्तीसगढ़ को और बेहतर और बेहतरीन बनाने के लिए। अगले मेहमान को बुलाना चाहूंगी मिस्टर सुनील एस बालानी जी को, जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं इट्सा हॉस्पिटल के। जोरदार तालियां होनी चाहिए इनके लिए भी। और अगले मेहमान को मंच पर बुलाना चाहूंगी मिस्टर विजय यादव जी को, जो कि डायरेक्टर हैं श्री बालाजी बिल्डर्स के। जोरदार तालियां होनी चाहिए मिस्टर विजय यादव जी के लिए, और ये भी बेहतरीन कार्य कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ को एक नई ऊंचाई पर ले जाने का काम कर रहे हैं। इसी के साथ ही मैं अगले मेहमान को मंच पर बुलाना चाहूंगी डॉक्टर मऊ रॉय जी को, जो कि क्लिनिकल डायरेक्टर हैं संजीवनी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स की। जोरदार तालियां होनी चाहिए महिलाओं के लिए। जिस तरह से कैंसर घातक है, कैसे उससे बचना है, क्या वो तरीके हैं, उसके लिए ये काम कर रही हैं, महिलाओं को लगातार सजग कर रही हैं। तो जोरदार तालियां होनी चाहिए डॉक्टर मऊ रॉय जी के लिए। अगले मेहमान को बुलाना चाहूंगी श्री रविंद्र जायसवाल जी के लिए, और मार्केटिंग हेड है ये वी केयर हॉस्पिटल के। जोरदार तालियां होनी चाहिए श्री रविंद्र जायसवाल जी के लिए, मार्केटिंग हेड वी केयर हॉस्पिटल। वी केयर हॉस्पिटल जैसा कि नाम है कि हम आपकी सेवा करते हैं, हम आपकी चिंता करते हैं, और उसी दिशा में ये हॉस्पिटल काम कर रहा है। अगले मेहमान को बुलाना चाहूंगी, जोरदार तालियां होनी चाहिए मिस्टर रविंद्र सिंह जी एंड राजीव बोथरा जी के लिए, डायरेक्टर रायपुर पावर एंड इंफ्रा के। रायपुर पावर एंड इंफ्रा, जोरदार तालियां होनी चाहिए मिस्टर रविंद्र सिंह एंड राजीव बोथरा दोनों के लिए, क्योंकि ये रायपुर पावर एंड इंफ्रा डायरेक्टर हैं और काम कर रहे हैं रायपुर में किस तरह से पावर को लेकर के, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के। अगले मेहमान को मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी श्रीमती प्रियंका अग्रवाल जी को, जो कि जिला महिला अग्रवाल संगठन रायपुर से हैं, और इनके लिए भी जोरदार तालियां होनी चाहिए। अग्रवाल संगठन को ये रिप्रेजेंट करती हैं, जिला महिला अग्रवाल संगठन को, और श्रीमती प्रियंका अग्रवाल जी, जोरदार तालियां इनके लिए भी होनी चाहिए, क्योंकि ये भी एक बेहतरीन उद्देश्य के साथ ही काम कर रही हैं। अगले मेहमान को भी मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी सुरेश सिंघोर जी को, जो कि युवा प्रदेश अध्यक्ष हैं लोधी समाज छत्तीसगढ़ के। जोरदार तालियां सुरेश सिंघोर जी के लिए। युवा प्रदेश अध्यक्ष हैं ये, लोधी समाज छत्तीसगढ़ से ताल्लुक रखते हैं, और उनके लिए भी ये बेहतरीन कार्य कर रहे हैं। और अगले खास मेहमान को मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी राजेश समर्थ जी को, जो कि डायरेक्टर हैं छत्तीसगढ़ एडवर्टाइजर्स के। जोरदार तालियां होनी चाहिए राजेश समर्थ जी के लिए, और ये भी छत्तीसगढ़ एडवर्टाइजर के डायरेक्टर हैं, और इनका जो काम है वो भी बेहद सराहनीय है, और इसीलिए जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़
अपने इमर्जिंग छत्तीसगढ़ के इस खास कार्यक्रम में इन्हें सम्मानित कर रहा है। तो तमाम इन खास मेहमानों के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए, क्योंकि ये बेहतरीन काम कर रहे हैं और अब वक्त है उन्हें सम्मानित करने का, जो लगातार प्रदेश को और बेहतर बनाने का काम करते हैं। मोमेंटो देकर के हम सम्मानित करेंगे डिप्टी सीएम अरुण साव जी को। जोरदार तालियां होनी चाहिए अरुण साव जी के लिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ के वर्तमान और भविष्य को कैसे संवारा जा रहा है, कैसे बेहतर बनाया जा रहा है, इस दिशा में लगातार काम कर रहे हैं। सरकार की क्या उपलब्धियां हैं, क्या चुनौतियां हैं, कैसे उन्हें दूर करने का प्रयास है वो किया जा रहा है, क्या बड़ा विजन है, इसको लेकर के लगातार चर्चा हमने करी है और इसको लेकर के जाना भी है। बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का, डिप्टी सीएम अरुण साव जी आपका भी हमारे साथ इस मंच पर जुड़ने के लिए। और जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ लगातार ऐसे कार्यक्रम लेकर के आता रहेगा। तब तक आप देखते रहिए जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। नमस्कार।